तो दोस्तों यूक्रेन और रशिया के लड़ाई शुरू होने के बाद जहां पे यूक्रेन और रशिया को लेके पूरा न्यूज मीडिया भरा हुआ था, तो वहीं पे इससे हट के एक तरीके का प्रोपागेंडा भी मीडिया में फैला हुआ था। और ये प्रोपागेंडा था टर्की के बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल को लेके। बेसिकली टर्किश मीडिया और कुछ पाकिस्तानी मीडिया में बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल को यूक्रेन और रशिया के लड़ाई में गेम चेंजर के रूप में दर्शाया गया और ये दावा किया गया कि ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है ये अकेला ही रशिया को रोक के रखा हुआ है। पर अचानक से जब लड़ाई लंबा होता गया तो लड़ाई के क्षेत्र से ये बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल भी गायब हो गया और प्रोपागेंडा में भी इसका और जिक्र नहीं हो रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि लड़ाई के शुरुआती 4-5 दिन में जो बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल को गेम चेंजर बताया जा रहा था वो अचानक से लड़ाई के करंट सिचुएशन में कहां गायब हो गया। तो डिटेल में इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों कुछ विदेशी मीडिया खास करके टर्किश और पाकिस्तानी मीडिया में बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल को अब तक गेम चेंजर के रूप में दिखाया जा रहा था, जो कि एक ऐसे अनमैन एरियल व्हीकल है जिसे यूक्रेन के द्वारा टर्की से खरीदा गया था। पर अचानक से ये अनमैन एरियल व्हीकल मीडिया के चर्चा से भी गायब हो गया और लड़ाई के क्षेत्र से भी गायब हो गया। और रशियन मीडिया की तरफ से अब इन अनमैन एरियल व्हीकल के गायब होने के कारण को दर्शाया जा रहा है। बेसिकली बताया जा रहा है कि कई सारे ऐसे बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल को रशियन मिलिट्री ने तबाह कर दिया और ये इम्प्रॉपर यूज के कारण भी तबाह हो गया। दोस्तों असल में 14 मार्च के दिन रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्सपर्सन मेजर जनरल इगोर कोनोशेन्कोव की तरफ से जानकारी दिया गया कि रशियन आर्मी के जो यूक्रेन के अंदर स्पेशल ऑपरेशन है उसमें 13 तारीख के दिन मतलब 13 मार्च के दिन ही रशियन आर्म फोर्सेस ने 4 यूक्रेनियन UAV को तबाह किया, जिनमें एक बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल था। और दोस्तों इस तरीके के अनमैन एरियल व्हीकलों के तबाह होने का रिपोर्ट खाली 14 मार्च के दिन ही नहीं बल्कि जब से रशिया के ऑपरेशन यूक्रेन के अंदर शुरू हुआ है तब से ही जारी किया जा रहा है। दोस्तों इस तरीके के सभी रिपोर्टों को अगर एकत्रित किया जाता है तो रशियन मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने के दिन मतलब फरवरी 24 से लेके अब तक के जितने भी रिपोर्ट पब्लिश हुआ है उसके मुताबिक यूक्रेन ने करीबन 16 से 21 बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल अब तक खो चुका है। और पिछले साल के सितंबर महीने तक के रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पास करीबन 24 बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल था, जिनमें से हर एक अनमैन एरियल व्हीकल का कीमत करीबन $10 मिलियन है। दोस्तों ये बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों के यूक्रेन के साथ रिश्ते को देखा जाए तो साल 2020 में ही टर्की ने यूक्रेन को बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को लोकली प्रोड्यूस करने के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया, जबकि इसके साथ यूक्रेन का मदद अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की तरफ से भी किया गया, जो कि इन अनमैन एरियल व्हीकलों को तैयार करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को भी प्रोवाइड कर रहा था। जबकि इसके बाद यूक्रेन के अधिकारियों की तरफ से यह भी घोषणा किया गया कि यूक्रेन को जो टेक्नोलॉजी मिला है उसके तहत यूक्रेन दिसंबर 2021 से बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों का प्रोडक्शन करेगा। पर उसके बाद कोई अन्य डिटेल्स इसके बारे में नहीं दिया गया। और अगर यूक्रेन के मुताबिक इसका प्रोडक्शन का काम दिसंबर 2021 में शुरू हुआ है तो फरवरी 2021 तक मतलब रशियन हमले तक शायद ही यूक्रेन के अंदर ऐसा एक भी अनमैन एरियल व्हीकल बना होगा। मतलब अब तक टर्की के द्वारा डायरेक्टली जितने अनमैन एरियल व्हीकल प्रोवाइड किया गया यूक्रेन के बेड़े में उतने ही अनमैन एरियल व्हीकल है। दूसरी तरफ अगर प्रोपागेंडा को देखा जाए तो इसका शुरुआत तो साल 2020 में ही शुरू हो गया था जब अजरबैजान और अर्मेनिया का लड़ाई हुआ था। इस दरमियान बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल को गेम चेंजर के रूप में दिखाया गया और यह भी दिखाया गया कि कैसे ये अनमैन एरियल व्हीकल रशियन पैंसर एयर डिफेंस सिस्टमों को तबाह कर रहा है। पर अगर रशियन एक्सपर्टों को माने तो इस तरीके के अनमैन एरियल व्हीकल एक बेहतरीन हथियार हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल मीडियम या लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में ही गेम चेंजर है। पर अगर इस तरीके के ड्रोन से लैस किसी देश को किसी ऐसे देश का सामना करना पड़े जो टेक्नोलॉजिकली और हथियार के मामले में काफी आगे है और उसके पास काफी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वो देश कभी भी इस तरीके के ड्रोन को गेम चेंजर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। मतलब सिंपली रशिया के खिलाफ ऐसे अनमैन एरियल व्हीकल गेम चेंजर नहीं है और रशिया आसानी से इसे चींटियों के जैसे मसल सकता है। दोस्तों रशियन एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि ऐसे ड्रोन केवल मात्र बिना हथियारों के लड़ने वाले डोनेट्स्क और लुहांस्क जैसे क्षेत्र के अधिकारियों के खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब रशिया की तरफ से अपने स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू किया गया और डोनेट्स्क और लुहांस्क के लड़ाकू को हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम देना शुरू किया गया, तब इस तरीके के ड्रोन की क्षमता भी लिमिटेड हो गया। दोस्तों अन्य एक एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि ऐसे ड्रोन शॉर्ट और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टमों को तो एक बार भेदने में सक्षम होगा, लेकिन रशिया के पास जिस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम है और रशिया जिस तरीके से अपने बेड़े को मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टमों से लैस किया है, उसे भेद पाना ऐसे ड्रोनों के बस की बात नहीं है। रशियन एयर डिफेंस सिस्टमों को अगर देखा जाए तो वो लॉन्ग रेंज के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टमों से लैस है, जिनमें लो ऑल्टीट्यूड और शॉर्ट रेंज में फ्लाई करने वाले ऑब्जेक्ट से शुरू करके हाई ऑल्टीट्यूड और लॉन्ग रेंज में उड़ने वाले हाइपरसोनिक इवन बैलिस्टिक
बैलिस्टिक मिसाइल इवन छोटी आकार के अनमैन एरियल व्हीकलों को भी ट्रैक करके मार गिराने का क्षमता है। ऐसे में बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों का इस्तेमाल करके रशिया के एयर डिफेंस सिस्टमों को सप्रेस करने का जो ख्याल है वो केवल मात्र ख्याल ही रहेगा। दोस्तों रशियन एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि रशिया के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो छोटे से छोटे आकार के ऑब्जेक्टों को भी ट्रैक कर सकता है, जबकि दूसरी तरफ बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल कोई छोटे आकार के अनमैन एरियल व्हीकल नहीं बल्कि इसका आकार इतना बड़ा है कि इसे लाइट मैन्ड एयरक्राफ्ट के बराबर का भी कहा जा सकता है, जो रैडार में किसी क्रिसमस ट्री के जैसा ही दिखता है। जबकि रशियन एक्सपर्ट की तरफ से इस तरीके के अनमैन एरियल व्हीकलों के रैडार में दिख जाने के पीछे जो तथ्य दिया गया है वो भी एक बड़ा तथ्य है। रशियन एक्सपर्ट का कहना है कि TB2 अनमैन एरियल व्हीकल कई तरीके के एडवांस फीचर से लैस तो हो सकता है, जिनमें इसके फ्रंट लैंडिंग गियर भी शामिल है। फ्रंट लैंडिंग गियर को अनमैन एरियल व्हीकल के नीचे लगे हुए कैमरा के सामने के हिस्से में रखा गया है और जब ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तब इस फ्रंट लैंडिंग गियर को वापस खींच लिया जाता है ताकि कैमरा सही तरीके से काम कर सके। पर इसके जो पीछे दो लैंडिंग गियर है ये टेक ऑफ करने के बावजूद भी वैसा ही रहता है और इसे वापस खींचने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया है। ऐसे में पीछे के दो लैंडिंग गियर के कारण से अनमैन एरियल व्हीकल का रडार क्रॉस सेक्शन भी बढ़ जाता है और इस वजह से इस तरीके के यूएवी को तो आसानी से एयर डिफेंस गन के द्वारा भी डिटेक्ट किया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है काफी स्लो अनमैन एरियल व्हीकल है। इसका अधिकतम रफ्तार 240 से 300 किलोमीटर पर आवर है। मतलब ये किसी भी तरीके से एयर डिफेंस मिसाइलों से अपने आप को बचा नहीं सकता। इवन अगर इसके ऊपर गन फायर भी किया जाता है तब भी इसके लिए ऐसे फायरिंग जोन से निकल पाना काफी मुश्किल होता है। दूसरी तरफ इस तरीके के अनमैन एरियल व्हीकल को बनाने के समय टर्की की तरफ से सिंप्लिसिटी को रखा गया और इसे काफी सिंपली बनाया गया है, जिस वजह से इसमें बहुत सारे आधुनिक सेंसर्स नहीं है। जैसे कि ऐसा सेंसर जो इन अनमैन एरियल व्हीकलों को मिसाइलों को ट्रैक करने में मदद करे या फिर अपने आप को बचाने में मदद करे। इस तरीके के अनमैन एरियल व्हीकलों के बचाव के पीछे केवल मात्र ग्राउंड क्रू का ही हिस्सेदारी रहता है, जो कि 100 किलोमीटर से भी अधिक रेंज से ऐसे अनमैन एरियल व्हीकलों को कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ रशिया खाली मिसाइलों से ही ये अनमैन एरियल व्हीकलों को टारगेट नहीं बना रहा है, बल्कि रशिया के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो भी इस तरीके के अनमैन एरियल व्हीकलों के मुश्किलों को बढ़ा रहा है। बेसिकली रशिया द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल करके ऐसे सभी एयरफील्ड और एयरपोर्टों को ब्लॉक कर दिया गया है जहां से ये अनमैन एरियल व्हीकल उड़ान भर सकता हो या फिर उड़ान भरने के बाद वापस जा सकता हो। और इसी वजह से रशियन एक्सपर्टों का कहना है कि ये अनमैन एरियल व्हीकल अन्य क्षेत्र में खास करके लो इंटेंसिटी वाला वॉर या फिर कम टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश के खिलाफ तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन रशिया जैसे देश के खिलाफ इस तरीके के अनमैन एरियल व्हीकलों के भूमिका को गेम चेंजर कहना केवल मात्र बेवकूफी होगा। इवन साथ ही साथ रशियन एक्सपर्टों के तरफ से वेस्टर्न मीडिया के ऊपर भी हमला करते हुए बताया गया है कि वेस्टर्न मीडिया के तरफ से खाली एक तरफा ही चीजों को दिखाया जा रहा और एक तरीके से बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों के प्रशंसा करते हुए इसके खिलाफ एक फेक क्लाउड का निर्माण किया जा रहा है। रशियन एक्सपर्टों के तरफ से इस तरीके के मीडिया हाउसेस को पेड मीडिया हाउस भी बताया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल आए दिन तबाह हो रहा है और साथ ही साथ लड़ाई के क्षेत्र से एक तरीके से वाइप आउट हो चुका है, फिर भी इसका ही फेक गुणगान किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ रशियन ड्रोनों के द्वारा भी जब कार्रवाई किया जा रहा है तो उसका कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं है। दूसरी तरफ इन ड्रोनों को लेके मतलब बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को लेके हाल ही में मीडिया हाउसेस की तरफ से यह भी दिखाया गया है कि कैसे बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल मल्टीपल टारगेटों को तबाह कर रहा है। पर रशियन एक्सपर्टों का कहना है कि उस दरमियान बायरेक्टर TB2 ने केवल मात्र एक ही टारगेट को तबाह किया और अलग अलग एंगल से वीडियोस को लेके इसे ऐसे दिखाया गया कि बायरेक्टर TB2 कई सारे टारगेटों को तबाह कर रहा है। दोस्तों इसी वजह से जब लड़ाई का शुरुआत हुआ था तब एक तरीके से प्रोपेगेंडा करते हुए ही इन अनमैन एरियल व्हीकलों का इतना अधिक प्रशंसा किया गया, जबकि लड़ाई लंबा छेड़ने के बाद जब संपूर्ण बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल के फ्लीट ही तबाह हो चुका है तब ये प्रोपेगेंडा भी बंद हो गया और अचानक से बायरेक्टर TB2 को यूक्रेन रशिया के लड़ाई के आसमान में देखा भी नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।